हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम विभिन्न चरों, दो या दो से अधिक चरों के मध्य कोई संबंध होता है या नहीं होता है, सह संबंध उनमें विद्यमान है या सह संबंध उनमें विद्यमान नहीं है, ये जानने के लिए जो सह संबंध के संबंध में विभिन्न बातें हैं, सबसे पहले हम उनको समझेंगे कि जब हम कोरिलेशन या सहसंबंध का प्रयोग करते हैं तो उस समय में हमें और किन किन बातों को साथ में ध्यान में रखना चाहिए, या सहसंबंध की प्रकृति या सामान्य जो बातें हैं जो इससे जुड़ी हुई, उन सबको इस वीडियो में आज हम समझने का प्रयास करेंगे। तो सहसंबंध या कोरिलेशन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो ये बात हमें मालूम होनी चाहिए कि ये वेरिएबल्स के मध्य सहसंबंध ज्ञात किया जाता है, चरों के मध्य सहसंबंध ज्ञात किया जाता है x एंड y, वेदर दे आर कोरिलेटेड और नॉट, इसको हम ज्ञात करते हैं। तो इसको हम कहते हैं सहसंबंध। वो दो चर, एक चर में होने वाला परिवर्तन क्या दूसरे चर पे प्रभाव डालता है? क्या इसमें अगर कोई x चर में अगर कोई वृद्धि होती है तो y चर में भी या तो वृद्धि या कमी इसके कारण होती है क्या? तो दो चरों में आपस में कोई संबंध है क्या? इस बात को ज्ञात करने के लिए ही हम कोरिलेशन की टेक्निक काम में लेते हैं, तकनीक काम में लेते हैं। फिर अगर x और y में सहसंबंध है भी तो क्या वो सार्थक है? क्या वास्तव में x के कारण ही y पर प्रभाव पड़ा है? यानी कि ये जरूरी है कि x में वृद्धि और y में वृद्धि या कमी तो हो सकती है, लेकिन x का प्रभाव y के ऊपर पड़ा क्या, इस बात को जानने के लिए इस तकनीक की हमें आवश्यकता होती है। वो प्रभाव पड़ा, वो सार्थक है अथवा सार्थक नहीं है। जैसे हम दो चरों की बात करें, इकोनॉमिक्स में दो जो महत्वपूर्ण, सबसे पहले महत्वपूर्ण बात जो इकोनॉमिक्स में कही जाती है वो कि डिमांड और प्राइस, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वस्तु की प्राइस भी बढ़ेगी, दोनों एक ही दिशा में परिवर्तित होते हैं, यानी कि डिमांड का प्रभाव प्राइस के ऊपर पड़ता है। और चूंकि दोनों एक ही दिशा में बढ़ रहे हैं तो उसका प्रभाव धनात्मक रूप से पड़ता है। ये सार्थक संबंध है। लेकिन अगर यहीं पर यह कहा जाए कि कॉलेज में जो विद्यार्थियों का परिणाम आया वो लगातार बढ़ रहा है पिछले वर्षों में, और उस कॉलेज की जो बिल्डिंग है उसमें भी जो तल है, सतह है, वो बढ़ते जा रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे उसकी हाइट बढ़ती जा रही है। तो दिख तो रहा है कि दोनों में एक ही दिशा में परिवर्तन हो रहा है, पर क्या वो वास्तव में सार्थक है? तो नहीं है, ये सार्थक नहीं है। तो इसी बात को ज्ञात करने के लिए हम सहसंबंध की टेक्निक काम में लेते हैं। अब इसमें कुछ विशेष शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो हमें विश्लेषण के समय ध्यान में रखना पड़ता है, जैसे कि सरल सहसंबंध। सरल सहसंबंध का मतलब जहां पर दो चर विद्यमान हो। चर का मतलब आप समझते हैं, पहले हमने डिस्कशन किया हुआ है। चर का मतलब जिसको किसी भी तरीके से मापा जा सके, वो चर है। गुण जिसको व्यक्त किया जाता है हाँ या ना में, वो गुण होता है, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। पर अगर गुण में भी अगर हमें विश्लेषण करने की आवश्यकता हो जाए तो उसको हम चर श्रेणी में, यानी कि किसी प्रतिशत में सापेक्ष रूप से परिवर्तित कर लेंगे और उसके बाद में फिर अध्ययन किया जा सकता है। फिर भी तो सरल का मतलब दो चर होते हैं। बहुगुणी का मतलब दो से ज्यादा चर होते हैं, तीन होते हैं, चार या पांच, जो भी चर संभव है। जैसे कि अगर एक फसल की बात कर लूं तो बारिश होने का उपजाऊ जमीन की उपज से संबंध हो सकता है, बीज से हो सकता है, मिट्टी की क्वालिटी से हो सकता है। ये विभिन्न प्रकार के चर हैं जिनको संख्यात्मक रूप से अगर माप लिया जाए तो उनमें आपस में संबंध है या नहीं, इस बात को ज्ञात किया जाता है बहुगुणी सहसंबंध के द्वारा, सभी चरों में आपस में। और आंशिक सहसंबंध जहां पर दो से अधिक चर तो यहां पर भी हैं, लेकिन यहां पर एक चर और दूसरे चर के मध्य संबंध को ज्ञात किया जाता है, और बाकी जो उसके अलावा चर हैं उन सब
को स्थिर मान लिया जाता है कि वो स्थिर हैं। तो आंशिक में क्या होता है, चर तो ज्यादा होते हैं, दो से अधिक, लेकिन एक और दूसरे में संबंध ही ज्ञात किया जाता है, बाकी तीसरे और अन्य को, उनके प्रभाव को स्थिर मान लिया जाता है। यहां पर अब वापस से मैं एक बात बोलूंगा कि यहां पर चाहे वो सरल सहसंबंध हो, चाहे बहुगुणी हो, चाहे आंशिक हो, जो चर हैं x और y, या साथ में अगर बहुगुणी है या पार्शियल है तो z वगैरह भी, मतलब तीसरा और चौथा चर भी, इनमें ये गुण जरूर होता है, स्वतंत्र और आश्रित। एक स्वतंत्र है, जब हम विश्लेषण करते हैं तो उसमें मानते हैं कि एक स्वतंत्र चर है जिसका प्रभाव आश्रित चर पे पड़ता है। यानी कि इंडिपेंडेंट चर में अगर कोई उतार या चढ़ाव आता है, वेदर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज value of independent variable is increasing or decreasing, whether this increase or decrease effect on dependent variable or not, इस बात को हम मेजर करते हैं सहसंबंध में। तो आश्रित चर क्या हो, वापस अगर उल्टा बोले हम तो आश्रित चर में जो भी परिवर्तन होता है वो अगर स्वतंत्र चर में परिवर्तन के कारण है तो इसका मतलब उनमें सहसंबंध विद्यमान है। हाँ, इन दोनों की दिशा अलग अलग हो सकती है कि जो मैं यहां पर इसको लिख देता हूं कि ऐसा हो सकता है कि दोनों एक ही दिशा में पढ़ते हों, या ऐसा हो सकता है कि दोनों विपरीत दिशा में पढ़ते हों। यानी कि आश्रित चर घट सकता है इसके बढ़ने पर और आश्रित चर बढ़ सकता है इसके घटने पर। पर अगर इनमें कोई ऐसा संबंध आ जाता है तो फिर हम कहेंगे कि उनके मध्य सहसंबंध है। वो संबंध कैसे हम मेजर करेंगे वो भी हम देखेंगे अभी, पर उससे पहले हमने जो बात की कि इनमें जो वेरिएबल है उनमें संबंध की बात कर रहे हैं हम। तो संबंध भी दो प्रकार के होते हैं, रेखीय और अरेखीय, लीनियर एंड नॉन लीनियर। अगर हम इसकी वैल्यूज की बात करने लग जाए, अब हम वेरिएबल्स में कि x वेरिएबल और y वेरिएबल, अगर इसके जो दो मूल्य हैं, पहला दूसरा या दूसरा तीसरा या तीसरा चौथा, इनमें जो परिवर्तन की जो दर है इसमें आपस में अगर वो समान है कि यहां जैसे बढ़ा वैसे यहां पे बढ़ा, वैसे यहां पर बढ़ा, और साथ में y में भी जो ये वैल्यूज है इस पैरेलल, इनके कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज जो हैं यहां पर, इनमें वृद्धि की दर इनमें आपस में समान हो। यानी x में जो वृद्धि की दर हो वो y में हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन x के जो वैल्यूज हैं उनमें परिवर्तन की दर अगर समान हो और इसमें भी परिवर्तन की दर अगर समान हो आपस में, तो इसका मतलब वहां पर x और y के मध्य रेखीय या लीनियर कोरिलेशन एग्जिस्ट करता है। और अगर ये x की आपस में वैल्यूज में जो परिवर्तन की दर है वो समान नहीं है, या y में समान नहीं है, या दोनों में समान नहीं है, इट मीन्स देयर इज नॉन लीनियर कोरिलेशन बिटवीन x and y। And again, whether this is linear or non-linear, it may be positive or negative। दोनों ही दशाओं में ये लीनियर होने पर भी और नॉन लीनियर होने पर भी ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। ये बात महत्वपूर्ण है जो हमें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि इसी के आधार पर इंटरप्रिटेशन भी किए जाते हैं कि x चर में अगर वृद्धि होती है और y चर में भी वृद्धि होती है तो इस बात को हम कहेंगे कि x और y के मध्य पॉजिटिव कोरिलेशन है। अब सार्थकता की बात अलग है, उसके बाद में हम परीक्षण कर लेंगे कि वेदर दिस पॉजिटिव कोरिलेशन इज सिग्निफिकेंट और नॉट, है ना। ऐसे ही अगर x में गिरावट होती है, डिक्रीज होती है वैल्यूज में, और y में भी अगर ये डिक्रीज मेजर किया जाता है तो ऐसी स्थिति में बोलेंगे कि उनमें धनात्मक है। यानी कि गिरने और बढ़ने का कोई संबंध नहीं है, दोनों में गिरे या दोनों में बढ़े में संबंध है, तब हम कहते हैं कि वो धनात्मक कोरिलेशन है। ऐसे ऋणात्मक की बात करें तो x श्रेणी में अगर वृद्धि होती हो और y श्रेणी में अगर गिरावट होती हो, यानी कि चेंज इन डिफरेंट डायरेक्शन, विपरीत दिशा में परिवर्तन परिलक्षित अगर होता हो, प्रकट अगर होता हो,
तो ऐसी स्थिति में हम कहेंगे कि ये ऋणात्मक है। ऐसे ही यहाँ पर x और y में अगर x में गिरावट होती हो और y में वृद्धि होती हो, तब भी हम यही बात कहेंगे कि उन x और y चरों के मध्य ऋणात्मक सहसंबंध विद्यमान है। तो इस प्रकार से सहसंबंध की ये विशेष बातें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। अभी हम जब बात अपने कोर्स की करते हैं तो सरल, बहुगुणी और आंशिक में से हमारे कोर्स की बात करें तो सरल सहसंबंध हमें पढ़ना है। यद्यपि डेफिनेशंस और इनके बारे में ज्ञान तो हमें फिर भी होना चाहिए। तो वापस से एक लाइन में अगर मैं दोहराऊं तो सरल सहसंबंध क्या है? दो चर मतलब जिन्हें मापा जा सके संख्यात्मक रूप से, न्यूमेरिकली, विच वेरिएबल मीन्स विच कैन बी मेजर्ड इन मैथमेटिकल फॉर्म, न्यूमेरिकल फॉर्म, वो चर हो गए। दो चरों में एक बात हो गई। फिर दो में से एक स्वतंत्र और दूसरा आश्रित माना जाएगा कि स्वतंत्र चर के ऊपर में परिवर्तन होने पर आश्रित चर में परिवर्तन होता है या नहीं। फिर उनकी दिशा देखी जाती है कि वो सेम डायरेक्शन में अगर चेंज हो रहे हैं तो धनात्मक सहसंबंध है, और अगर विपरीत दिशा में x और y में परिवर्तन अगर हो रहा है तो वो ऋणात्मक सहसंबंध को व्यक्त कर रहा है। इसके बाद में फिर हम सहसंबंध की दिशा या उसके में धनात्मक या ऋणात्मक सहसंबंध को देख लें, और उसके बाद में बात आती है कि उनमें मात्रा कितनी है, किस मात्रा में उनमें आपस में परिवर्तन होता है। x में कितना बदलाव हो जाने पर y में कितना बदलाव होगा। तो x यहाँ पर डिपेंडेंट, x की भाषा में हम y को व्यक्त कर रहे हैं तो x इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और y यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया। x यहाँ पर स्वतंत्र चर हो गया और y यहाँ पर आश्रित चर हो गया। x की भाषा में जब हम y को व्यक्त कर रहे हैं तो इसके लिए सहसंबंध गुणांक, कोरिलेशन कोएफिशिएंट की गणना की जाती है, जिसके लिए प्राय एक सिंबल काम में लिया जाता है r का, स्मॉल r का। तो ये सहसंबंध गुणांक को व्यक्त करता है। गुणांक का मतलब क्या हो गया? कोएफिशिएंट का मतलब क्या हो गया? रिलेटिव मेजर। रिलेटिव मेजर में ही तुलना करनी चाहिए। दो या ज्यादा जगह पर अगर हमें तुलना करनी है चीजों की तो सापेक्ष माप के आधार पर ही तुलना की जाती है, निरपेक्ष माप के आधार पर नहीं करते हैं। फिर हम कोरिलेशन कोएफिशिएंट के आधार पर और धनात्मक और ऋणात्मक के आधार पर इंटरप्रिटेशन किया जाता है किसी भी श्रेणी का। अब यही जो सहसंबंध गुणांक है x के आधार पर अगर y को व्यक्त किया जा रहा है तो x स्वतंत्र और y आश्रित श्रेणी होगी। अगर गुणांक की जब हम गणना कर लें r की जो वैल्यू आ जाए, इफ r इज 0 देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y में कोई सहसंबंध नहीं है। अगर हमारा कंप्यूटेड वैल्यू r सहसंबंध गुणांक का मान अगर 0 आ जाता है, ऐसे ही अगर r का मान 1 आ जाता है तो हम कहेंगे पूर्ण सहसंबंध है। और ये एक कैसे हो सकता है? ये पॉजिटिव हो सकता है तो हम बोलेंगे पूर्ण धनात्मक सहसंबंध है। और अगर ये ऋणात्मक आ जाए एक तो पूर्ण ऋणात्मक सहसंबंध है। पर मात्रा की बात करें, अभी हम मात्रा की बात हम कर रहे हैं तो मात्रा क्या कहलाएगी? पूर्ण। और यहाँ पे ये भी याद रखिए कि जो सहसंबंध गुणांक है इसकी जो रेंज है वो -1 से +1 तक ही है, यानी कि 1 से ज्यादा वैल्यू आ ही नहीं सकता। और अगर ऐसा आता है तो हमारी कंप्यूटेशन एरर है। वहां पर +-1 इज द रेंज ऑफ कोरिलेशन कोएफिशिएंट, है ना। तो ये यही वो रेंज को भी बता रहा है, ये रेंज भी है इसकी। इसके अलावा पर कम तो हो सकता है वैल्यू। तो अगर r का मान 0 से ज्यादा है परंतु वो 0.25 तक है, 0.25 तक है, तो इसको हम बोलेंगे निम्न मात्रा का, लोअर लेवल, निम्न मात्रा का कोरिलेशन विद्यमान है।
एक्स और वाई के मध्य देयर इज अ लो लेवल कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। फिर अगर चिन्ह की बात करें, फिर इसके बाद में आप चिन्ह को देखिए, अगर वो धनात्मक है तो देयर इज पॉजिटिव एंड लोअर लेवल कोरिलेशन, और अगर ये चिन्ह नेगेटिव आ जाता है तो देयर इज अ नेगेटिव लोअर लेवल कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। ऐसे इंटरप्रिटेशन हो जाएगा। निर्वचन हम ऐसे ही करते हैं, ये निर्वचन के नियम हम पढ़ रहे हैं अभी, मात्रा को बताने वाले निर्वचन के नियम है ये, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, दीज आर रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन। ऐसे अगर आर का जो वैल्यू आता है वो 0.25 से अधिक और 0.75 के मध्य आता है तो इसको मध्यम मात्रा का मॉडरेट लेवल और मीडियम लेवल कोरिलेशन कहते हैं, 0.25 to 0.75. If value of R comes in between 0.25 and 0.75, there is a moderate level correlation between X and Y. And again, if value is positive, positive moderate level, and value is negative, then we will say negative moderate level correlation. तो प्लस और माइनस चिन्ह को जरूर देखें। Then if 0.75 से अधिक आ जाता है और 1 से कम अगर ये वैल्यू रहता है तो हम कहेंगे उच्च मात्रा का है, देयर इज अ हायर लेवल कोरिलेशन बिटवीन x एंड y, x और y के मध्य। ये निर्वचन के ही तरीके हम पढ़ रहे हैं, रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन है ये। तो इस प्रकार से हम जो वैल्यू आता है, r का कंप्यूटेड वैल्यू आता है, उसके आधार पर अंततः बताते हैं कि x और y के मध्य किस प्रकार का संबंध है। जब हम x और y की बात ही कर रहे हैं, इसका मतलब स्पष्ट है कि हम सरल सहसंबंध की बात कर रहे हैं। दो चर होने पर सरल सहसंबंध कहलाता है और यही हम पढ़ भी रहे हैं। तो इसका मतलब हुआ कि फाइनली हमें कोरिलेशन कोएफिशिएंट है, कोरिलेशन x और y के मध्य है अथवा नहीं, इसके लिए कोरिलेशन कोएफिशिएंट कंप्यूट करना पड़ेगा और जो वैल्यू आएगा उसको इस प्रकार से लास्ट में इंटरप्रेट करना पड़ेगा कि x और y के मध्य किस प्रकार का सहसंबंध विद्यमान है। अब ये कैसे कंप्यूट करेंगे, इसके लिए अलग से रीतियां हैं, आने वाले वीडियोस में हम उसको भी देखेंगे कि किस रीति से किस प्रकार से कोरिलेशन कोएफिशिएंट कंप्यूट किया जाता है। परंतु निर्वचन के तरीके यही रहेंगे, चाहे जिस विधि से भी आप कंप्यूट करें, निर्वचन के नियम यही रहेंगे। तो आने वाले वीडियो में हम सहसंबंध गुणांक की विधियां भी पढ़ेंगे। धन्यवाद।